हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा है यूपी टेट का जो सिलेबस है ना। यूपी टेट का सिलेबस में भी अगर हम बात करें, जो आपका ईवीएस का सिलेबस है, तो आज की पूरी वीडियो आपके इसी पर होने वाली है, ठीक। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ईवीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है और किस पार्ट से कितने प्रश्न आते हैं, जिस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करके चलना है, ठीक है ना। जैसे कुछ पार्ट ऐसे होंगे जहां से 50 मतलब 30 में 12-14 प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं से एक दो पूछे जाते हैं। तो जिन पार्ट से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उस हिसाब से हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, वैसे ही क्लास में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है ना। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपका सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? आपका सिलेबस। अगर आपने एक बार सिलेबस अच्छे से देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लिया, तो आपको फिर तैयारी करने में समस्या नहीं आएगी। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी गहराई तक पढ़ना है। क्योंकि देखिए, एक चैप्टर आप उठाएंगे ना, हर परीक्षा की डिमांड अलग अलग होती है। या तो आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी ना कर रहे हो, ऐसे सामान्य तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है ना। ताकि आप रिवीजन भी उसी हिसाब से कर पाएं और बाकी की चीजें कर पाएं। तो हम लोग देखेंगे कि कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से किस तरीके के कितने प्रश्न आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। और पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा। और जो किताबें हैं, जो बढ़िया किताब होगी उसके बारे में भी लास्ट में हम एक बार देखेंगे कि किस किताब को आपको पढ़ना चाहिए यूपी टेट के लिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले भाई, ये जो आपका सिलेबस है ये है आपका जो आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। हो सकता है कि साफ ना दिख रहा हो, आप दिख रहा हो, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें देखिए क्या क्या दिया है। इसमें आपको दिया है परिवार, दिया है भोजन, स्वास्थ्य, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला है, स्थानीय पेशे हैं। देखिए मेला है ना, तो एक चीज ध्यान में रखिए, अगर मेला यहाँ पर लिखा हुआ है, मेले का मतलब क्या हो गया कि जितने भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्व के मेले होते हैं। और अगर हम देखें तो आपके यूपी में मेले जो हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो आगे अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस पर, ठीक है ना। खेल एवं खेल भावना है, यातायात है, जल है, ठीक है ना। और भारत के बारे में देखिए, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, विश्व का भूगोल है, हमारा प्रदेश है, संविधान है, ठीक है ना। एक एक करके शासन व्यवस्था है, ठीक। राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, ये सारी चीजें हैं, पर्यावरण है। ये आपका पूरा सिलेबस जो कि आयोग ने दिया है। अब हम लोग जो सिलेबस देखेंगे ना, वो हमारा अपना सिलेबस होगा, जो कि इस पे बेस्ड होगा। ये चीजें होंगी और सबसे ज्यादा बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, ठीक है ना। तो सिलेबस कैसे डिसाइड होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से डिसाइड होता है। बाकी ये जो देते हैं ना, इसमें अगर कोई टॉपिक ऐसा होता है जो पिछले बार नहीं पूछा गया हो, तो अब की बार पूछा जा सकता है, वो भी हम लोग इसमें इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करें ना, देखिए आपके ईवीएस में, ठीक है। चलिए एक बार पहले हम लोग ये चीजें देख लेते हैं। अगर हम ईवीएस की बात करें, इसकी बात करें, ईवीएस के पूरे पार्ट की बात करें, ठीक है ना। ईवीएस की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, 2017 के बाद से, कब से? 2017 के बाद से। इससे पहले केवल ईवीएस के ही क्वेश्चन पर्यावरण के पूछे जाते थे। 2017 तक केवल पर्यावरण के प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक है ना। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब नहीं रहता था। ज्योग्राफी के पार्ट ईवीएस से इससे मैच करते हैं, पर्यावरण से इसलिए होते थे। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो अब ईवीएस में क्या क्या जुड़ गया, समझिए। अब आपके हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, पॉलिटी से पूछे जाते हैं, आपका इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है, पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें तो साइंस से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये सब मिला करके आपका कितना नंबर बनता है? 30 नंबर बनता है अब। तो आप कहेंगे सर 30 नंबर लाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। मेहनत तो है ही, पढ़ाई का नाम ही है कि आपको लगना पड़ेगा, बढ़िया से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो मेहनत कर ले जाता वही तो सफल होगा भाई। आप समझिए कि अगर 15 लाख लोग जो है बैठेंगे, तो 15 लाख में से सारे थोड़ी पास कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग तो केवल टेस्ट करने के लिए बैठते हैं, पढ़ाई बिना किए कि अरे हो जाएगा, वही लटक जाते हैं, है ना। और जो बढ़िया से यहाँ तैयारी कर रहे हैं वही आपका कंपटीशन बढ़ाएंगे आपके अगली परीक्षा में, सुपर टेट में जाकर के। तो अगर आप अभी लापरवाही बरतेंगे तो बाद में भी आपको परेशान होना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि कौन से पार्ट से कितना प्रश्न पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं कि किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने बताया इतिहास, भूगोल, संविधान, पर्यावरण, विज्ञान, स्पेशल,
यूपी स्पेशल और आपका जीके से भी कुछ प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास का जो भी प्रश्न आया है वो मॉडर्न से आया है, ठीक है ना, मॉडर्न से आया है, मॉडर्न हिस्ट्री से आया है। कितने प्रश्न आए हैं, जैसे अभी 2021 में जो री एग्जाम हुआ था, वहां एक प्रश्न केवल पूछा गया था, ठीक है ना। एक कोई महिला विद्यालय की बात हुई थी मुंबई में, किसने स्थापित किया था, वो प्रश्न एक पूछा था। और जो कैंसिल हुआ है ना, उसमें क्या प्रश्न पूछा था, उसमें पूछा था जो है शायद लखनऊ समझौता पूछा था, और एक कोई प्रश्न था, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के ये है, अगर आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ लिया और उसके आगे की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ ली, तो आपका ये वाला काम निपट जाएगा, ठीक है ना। इसके पहले भी एक प्रश्न पूछा था, एकदम सामान्य से प्रश्न होते हैं, कोई बहुत अंदर के प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते हैं। देखिए तो क्या एवरेज निकल करके आ रहा है, इतिहास का 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से। भूगोल की अगर हम बात करें तो ये समझिए आप, देखिए भूगोल और पर्यावरण को एक करके आप समझिए, ठीक। अगर हम भूगोल की बात करें 2021 वाले में, तो देखिए भूगोल से कितने 9 प्रश्न पूछ लिए गए थे। अब भूगोल में क्या क्या पूछा जाएगा अभी आगे हम बताएंगे आपको, जैसे नदियां, पर्वत, पठार, महाद्वीप, ठीक है ना, महाद्वीप में कुछ विशेष होता है, ये सारी चीजें मिला करके। और अगर हम संविधान की बात करें तो केवल 2 प्रश्न पूछा गया था, जैसे लोकसभा के स्पीकर और ये सब, इस तरीके की सामान्य चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। और अगर हम पर्यावरण की बात करें तो 16 प्रश्न पूछे गए थे, ध्यान से समझिए, 16 प्रश्न पूछे गए थे, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है ना, जैव मंडल है। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण के सारे अधिनियम है, पर्यावरण से संबंधित दिवस हैं, ठीक है ना, जैव विविधता के जो क्षेत्र हैं भारत में, विश्व में, घास के मैदान है जो, ठीक है ना, विश्व के पर्वत जो हैं, जो कि इसके दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत इनरिच हैं, उन सभी को पूछा जाता है। तो ये 16 प्रश्न पूछा गया था। आप एनालिसिस करके देखिए कैसे, पर्यावरण का इससे पहले केवल 2 प्रश्न था, उससे पहले 2019 में 3 था, लेकिन उससे पहले 2018 में 13 प्रश्न था, ठीक है ना। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो आपकी बार भी पर्यावरण से लगभग मान के चलिए कि 8 से 10 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेन आपका पार्ट ये बन गया, दूसरा आपका भूगोल बन गया, क्योंकि पर्यावरण ये दोनों मैच करते हैं, ठीक है ना। विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान का देखिए, हाँ भाई, संविधान 2 प्रश्न, 5 प्रश्न, 9 प्रश्न, 8 प्रश्न, इसका मतलब आप समझिए कि इससे पहले का अगर एवरेज देखें ना, तो अब की बार भी जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपका यहां से भी बनेगा, ठीक है ना। भूगोल से कम 5 प्रश्न तो आप ऑन एन एवरेज निकाल के रख ही लीजिए, ठीक। और उसके बाद विज्ञान का अगर देखें तो विज्ञान भाई एक बड़ा रोल निभा देता है कभी कभी, जैसे देखिए पिछली बार 2 प्रश्न पूछा, लेकिन उसके पहले 7, 8, 5 इस तरीके से, तो इसका ऑन एन एवरेज निकालिए तो 5 आपको मिल जाएगा। यूपी स्पेशल की बात करें तो एक बार 6 पूछ लिया, एक बार 1 पूछा, लेकिन इसके पहले पूछा ही नहीं, है ना। तो यूपी स्पेशल की एक सामान्य जानकारी आपको चाहिए ही चाहिए, क्या पता कहां से पूछ ले, जरूरी थोड़ी ना है। जैसे आप समझिए कि अगर पर्यावरण से एक बार 16 प्रश्न पूछ सकता है और यूपी से 0 पूछ सकता है, दूसरी बार यूपी से 6 पूछ सकता है और पर्यावरण से 2 पूछ सकता है, तो कोई आप ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि यहां से पूछेगा ही नहीं, नहीं। आपको ये मान के चलना है कि हर जगह संभावना बनती है कि हर जगह से पूछा जा सकता है। क्या पता इतिहास से 2 प्रश्न पूछ ले, क्या पता भूगोल से अब की बार 10 पूछ ले, क्या पता संविधान से फिर पीछे वाला दोहरा दे 9 पूछ ले, है ना। संभावनाएं तो कहीं से भी बन सकती हैं, तो आपको तैयार सब करना है। कुछ जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भारत में या विश्व में सबसे ऊंचा, सबसे पहला, इस तरीके का, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है, या सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं जीके के रूप में, जो कि आपके ज्योग्राफी में भी होता है, ठीक है ना। तो आप अगर इस चीज को देखेंगे, एनालिसिस आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इतिहास से तो नॉर्मली 1 से 2 प्रश्न ही बनते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल में प्रश्न 9, 6, 7, 4 इस तरीके से बने हैं। तो इसका मतलब है भूगोल हमारा अहम हिस्सा बनेगा। संविधान से प्रश्न बराबर पूछे गए हैं, अच्छी मात्रा में पूछे गए, ये भी अहम बनेगा। पर्यावरण तो है ही आपका, यही तो मेन था, यही तो जड़ थी। विज्ञान भी आपको पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान में अगर हम बात करें ना, तो आपको जो है बायो वाला पार्ट ज्यादा पढ़ना है, उसमें भी जो मानव से संबंधित चीजें हैं वो आपको ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। जैसे मानव तंत्र जो है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। यूपी स्पेशल आपको पढ़ना ही है कि 6 प्रश्न अगर पूछे गए, देखिए कुछ विषय ऐसे हैं जिनको आप पढ़ेंगे ना तो आपको हर जगह लाभ मिलेगा। आपके सुपर टेट में यूपी स्पेशल बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या नुकसान है, पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं इन चीजों को। जितने हमारे नए साथी हैं
एप्लीकेशन हमारा आपका है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, स्टडी शाला सर्च करेंगे तो वहां पर मिल जाएगा, तो इंस्टॉल करिए। उसके बाद आप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर सेक्शन में जाएंगे ना, तो ये सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर पीडीएफ वाले पार्ट में अवेलेबल हो जाएगी। सिलेबस में आपको सिलेबस अवेलेबल है, बुक्स में एससीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब में यूट्यूब की क्लासेस अवेलेबल हैं, डेली आपको क्विज मिल रहा है, फ्री में टेस्ट सीरीज मिल रही है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है। बस पेड अभी कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है सर जो है पेड क्लास नहीं मिल रही है। देखिए मैं अभी पेड क्लास पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, और आप ये मान के चलिए कि जो यहाँ पर क्लास चलती है ना, किसी के पेड बैच से बेहतर ही है। आप ये मान के चलिए कहीं भी कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। टेस्ट सीरीज मिल रही है, फ्री में मिल रही है, मैं चाहूँ तो चार्ज लगा सकता हूँ उस पर। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि चार्ज लगा देना है कि नहीं लगा देना है, ठीक है ना। फिलहाल होना ये चाहिए, फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं करता है। जैसा कि मैंने देखा कि फ्री में चीज़ें मिलती हैं तो लोग और चाहते हैं कि ये भी फ्री मिल जाए, ये भी फ्री मिल जाए, ये नहीं सोचते उसके बाद उसके बारे में बुराइयां भी चालू हो जाती हैं, है ना। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई करी थी, कि होता ये था ना कि कहीं 50 रुपए 100 रुपए की कोई चीज़ मिल रही है, तो ये सोचता था यार कि कोई खरीदा हो ना तो वो मुझे दे दे, मेरे पैसे बच जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब तो नौकरी है, ठीक है चलो काम चल जा रहा है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में जिनका बैकअप अच्छा नहीं होता है, जिनकी आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं होती है, उनके लिए ना वो 10 रुपए बचाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं, समझ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए समस्या ना हो, इसलिए मैं इस तरीके से काम कर रहा हूं, ठीक है। तो आप ये काम जरूर किया करिए कि जब भी कोई चीज मिले तो उसको अच्छे से पढ़िए। ये मत देखिए कि फ्री में मिल रही है या पैसे में मिल रही है। पैसे वाली चीजों की ही हर बार कीमत नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी फ्री में भी बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं जो कि यहाँ मिल रही हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल बिल्कुल मत सोचिए कि फ्री में मिल रहा है तो यहाँ पर ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। आप सारी चीजें देख सकते हैं। साइड में यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर भी टेस्ट कराए जाते हैं बार बार, डेली वहां पर भी क्वेश्चन जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट के एक एक दिन क्वेश्चन जाते हैं। आप वहां पर अटेंड करते रहिए, ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। मैंने बताया यहां से कितने 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको मॉडर्न वाला पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, आपको मॉडर्न वाला पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप कहां से पढ़ेंगे, आप 1885 से पढ़िए, ठीक है ना। 1885 से 1947 तक आपको पढ़ना है। बीच की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सारी महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है ना, सारी महत्वपूर्ण घटनाएं सन वाइज, ईयर वाइज आपको पढ़नी है। मैं इसकी क्लास आपको दूंगा, एकदम श्योर है, और ऐसी क्लास रहेगी कि आपका क्वेश्चन इसी में से फंस जाएगा, समझ रहे हैं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरा इतिहास 2 से 3 क्लास में खत्म किया जाएगा, उसके बाद फिर रिवीजन हम लोग करेंगे, ठीक। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास, आप महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे। बात आती है कि सर कहाँ से पढ़ डालें, कहाँ से पढ़ डालें, तो आप कुछ मत करिए भाई। आपके पास ल्यूसेंट होगी ना, आपके पास ल्यूसेंट होगी, बस वही उठा लीजिए, वही पढ़ डालिए। नहीं पढ़ पाते हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, ये आपको मैं पढ़ा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है, आपको महत्वपूर्ण घटनाएं केवल पढ़नी है। ओके भाई, आगे चलते हैं। अगला है भारत का भूगोल। मैंने बताया भारत के भूगोल से 8 से 9 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब भारत और विश्व का भूगोल दोनों मिलाकर के 8 से 9 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं समझिए। जैसे भारत का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में क्या है कि भारत का विस्तार कैसा है, ठीक है ना, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उत्तर से पूरब, उत्तर से जो है दक्षिण और पूरब से पश्चिम की दूरी क्या है, सबसे उत्तरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये सारी चीजें आपसे पूछता है, ठीक है ना। विस्तार में क्या क्या तट भी पूछता है, जैसे जो भारत का जो है तटीय विस्तार है ये भी आपसे पूछता है, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा, सब कुछ आपसे पूछता है, ठीक है ना। तो एक एक प्रश्न कहीं ना कहीं से बन सकते हैं, तो सामान्य जानकारी होना जरूरी है। नदियां और उनके किनारे बसे शहर, नदियों का उद्गम स्थल, उन पर बने बांध, ठीक है ना, नदियों से जो भी विशेष हो, और उनके किनारे बसे प्रमुख प्रमुख शहर, जैसे उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप उनको याद रखिए। खास तौर से यूपी से रिलेटेड जितने शहर हैं वो तो जरूर आपको याद करना है, ठीक है। पर्वतों के बारे में कि भारत के महत्वपूर्ण पर्वत कौन से, भारत के महत्वपूर्ण पर्वत, उनकी चोटियां वो किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कहां पर स्थित हैं, वो आपको याद करने होंगे। बांध, सभी नदियों पर, मुख्य मुख्य नदियों पर बने हुए बांध आपको याद करने हैं, ठीक है ना।
इसके बाद भारत के सभी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आपको याद करने इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण और भारत दोनों का, पर्यावरण और भारतीय भूगोल दोनों का हिस्सा है, इसलिए प्रश्न यहां से हर बार आते हैं, कहने वाली कोई बात ही नहीं है। भारत की प्रमुख जनजातियां, ठीक है ना, यहां से प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको याद ही होने चाहिए सारे। ठीक है ना, जैसे थारू के बारे में एक बार पूछा जा चुका है, तो आप एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे, बढ़िया से पढ़ के तभी आगे परीक्षा में बैठेंगे। वन यातायात, देखिए अब पर्यावरण पढ़ रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं, तो आपको वन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है ना, जो भारत में भारत में कौन सा, भारत में कौन सा क्षेत्र है जहां पर वनाच्छादित क्षेत्र सबसे ज्यादा है, इस तरीके से प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है ना, और उससे भी अच्छी चीज है कि आपको जनसंख्या भी इसी में पढ़ लेनी है, थोड़ा बहुत तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि क्या पता भाई पूछ ले। ठीक है ना, क्या पता पूछे, अभी तक तो नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो जनसंख्या के बारे में आपको पढ़ लेना है कि जनसंख्या विस्तार भारत में किस तरीके से है। ये आप टॉपिक वाइज नोट करिए, नहीं नोट कर पाएंगे तो ये आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए बढ़िया से। विश्व के भूगोल की हम बात करें तो महाद्वीप, देखिए आपको महाद्वीप और महासागर दोनों पढ़ने हैं बढ़िया से। बढ़िया से का मतलब है कि मेन मेन चीजें आपको पढ़ लेनी है, जैसे किस महाद्वीप में कौन सी महत्वपूर्ण नदी है, उसके किनारे बसे शहर हैं, कौन सा पर्वत महत्वपूर्ण है, कौन सा पठार है, कौन सा रेगिस्तान है। ठीक है ना, कौन सा रेगिस्तान है, ये सब आपको पढ़ना है, बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, महासागर में महासागरीय जलधाराएं और महासागरों के बारे में जो विशेष है, उसके तट हैं, वो सब आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है ना, हर महासागर की कुछ ना कुछ विशेषता है, तो उसे आपको पढ़ लेना है। हर महासागर पे आपको ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है। घास के मैदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पूछेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर घास के मैदान जैव विविधता के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी के साथ भूकंप भी आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, भूकंप भी कभी कभी भूकंप मापन से प्रश्न बनते हैं, तो भूकंप इसलिए आप पढ़ेंगे, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसलिए ये दोनों आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। वायुमंडल, सौर मंडल, ये सब आपको पढ़ना। देखिए सौर मंडल आप यहाँ पढ़ेंगे, वायुमंडल आपको पर्यावरण में वैसे भी पढ़ना रहेगा। ठीक है ना, तो सौर मंडल से प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। पृथ्वी के बारे में आपको पढ़ना होगा, पृथ्वी की आंतरिक बनावट, ठीक है ना, ये भी आपको पढ़ना है। सियाल सीमा निफे जो आप पढ़ते हैं ना, क्रस्टमेंटल कोर, वो भी आपको पढ़ने हैं यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहां से आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। नोट डाउन करिएगा, पढ़िए, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़िए। ठीक है ना, ये आपका हो गया भारत और विश्व का भूगोल, मतलब भूगोल का। अब पार्ट आता है संविधान। ठीक है ना, देखिए संविधान से मैंने पहले ही आपको बताया कितने कितने प्रश्न बनते हैं, ये देखिए संविधान से आपके 2, 5, 9 इस तरीके से प्रश्न बने हैं, मतलब कि ये भी 7+ क्वेश्चंस का आपका पार्ट लेकर के आता है। ठीक है ना, अब कहां कहां से प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले तो संविधान निर्माण के बारे में देख लीजिए। ठीक है, संविधान सभा का गठन और ये सब, कौन कौन सी सभाएं थी। ठीक है ना, जैसे जो है प्रारूप समितियां, हाँ सभा और समितियां, ये दोनों आपको अच्छे से देखने हैं, कौन कौन सी समितियां किस किस चीज के लिए बनी है, ये आपको देखना है। संविधान के स्रोत कौन कौन से कहां से लिया गया, प्रस्तावना के बारे में देखना है कि कब संशोधन किया गया, क्या क्या शब्द जोड़े गए, वो देखना है। मौलिक अधिकार आपको देखने हैं। ठीक है ना, भाग देखना है, कौन सा भाग है, अनुसूची है। ठीक है, और प्रमुख अनुच्छेद कुछ आपको देखने होंगे, मेन मेन अनुच्छेद, वो क्लास के टाइम आपको सब बताया जाएगा। मौलिक अधिकार आपको पहले यहां बताया है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यहां देखिए मौलिक कर्तव्य आपको देखने होंगे। राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जो शिक्षा से भी जुड़े होते हैं, वो आपको सीडीपी में भी पढ़ने हैं, यहां भी पढ़ने हैं, सब जगह पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो उसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार के अंग आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है ना, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। क्या पूछता है भाई, पूछ लेगा कि जो है न्यूनतम उम्र कितनी होती है, कार्यकाल कितना होता है, किस तरीके से चुनाव होता है इनका, यही सब पूछता है। कितने सदस्य होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, यही आपसे पूछेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये आपको पढ़ना ही है। और यहाँ न्यायपालिका के बारे में आपको पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट ये केंद्र सरकार का है,
ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें राज्य सरकार के बारे में, तो यूपी के बारे में, यूपी की विधायिका, ठीक है, यूपी के बारे में आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका, सुप्रीम जो हाई कोर्ट यहाँ का वो पढ़ना है। कुछ अन्य चीजें हैं जैसे कुछ आयोग और समितियां हैं वो आपको पढ़ लेनी है। पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। स्थानीय स्वशासन से प्रश्न बन चुका है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। आपातकाल से प्रश्न बना है। राष्ट्रीय प्रतीक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर समझिए, राष्ट्रीय प्रतीक और राज्य के प्रतीक, ठीक है ना, मतलब कि राज्य के प्रतीक में यूपी वाला आएगा, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक जो है ना, राजकीय चिन्ह है सारे, वो आपको यहां देखने, और राष्ट्रीय प्रतीक भी अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे। समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से तो प्रश्न बने हैं, एकदम श्योर है बने हैं, और बनेंगे भी आगे, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। चलिए, नेक्स्ट है आपका पर्यावरण, जो कि सबसे बड़ा पार्ट लेकर के आता है। पिछली बार 16 प्रश्न पूछे गए थे, उससे पहले 2 ही प्रश्न पूछे गए, उससे पहले 8-9 प्रश्न के आसपास में पूछे गए थे। मतलब कि ऑन एन एवरेज 8 से 9 प्रश्न का बनेगा इसका एवरेज। तो आपको इसको बढ़िया से देखना है। चलिए, क्या क्या है पर्यावरण में? जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। आपको पर्यावरण के बारे में देखना है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। मैंने पहले आपको बताया कि ये वायुमंडल जो है ये आपको भूगोल में भी बढ़िया से पढ़ा होगा। आप जलमंडल भूगोल में पढ़ रहे हैं, जलमंडल में वही सब तो आपके आएंगे, महासागर वगैरह सब, भारत के सागर, महासागर, झीलें। हाँ देखिए, झील वूल तो आपसे वहां लिखा ही नहीं गया टॉपिक, झील पूछता है, झील के बारे में भी आपको याद करना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जितनी ज्यादा चीजें आप सेट कर पाइए, जब चलिए जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा ना, मैं एक एक आपका चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट उठाऊंगा, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको ज्ञानी बनाने के लिए नहीं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका अच्छा स्कोर करने के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा उस चीज को, और ये बताऊंगा कि याद कैसे करना है, ठीक है ना। आप एक चीज समझिए, चाहे इन्वायरमेंट हो, ठीक है ना, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी पॉलिटी हो, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, कोई भी विषय आप पढ़ रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भाई इंडिया का मैप बनाइए, ठीक है ना, इंडिया का मैप आप बनाइए, और उसके बाद आप क्या करिए, उसी से आप पढ़ाई करिए अपनी, ठीक है ना। इंडिया का मैप आपने अगर बना करके अपनी तैयारी कर ली, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप बहुत बेहतर तरीके से चीजों को याद कर पाएंगे। सुपर टेट में जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना, करंट अफेयर्स में अगर आपने मैपिंग से पढ़ लिया, तो गारंटी है आपको करंट अफेयर्स रट जाएगा। हर एक चीज मैपिंग से पढ़िए, चाहे वो भारत का भूगोल हो, चाहे विश्व का भूगोल हो, आपको मैपिंग से ही पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ भाई, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप कहेंगे सर, रटे होंगे तो कहेंगे गुजरात। लेकिन जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उसको पढ़ा है, आत्मसात किया है, उसको प्रयोग में लाया है, तो वो तुरंत कहे, तो उसके दिमाग में ये नहीं आएगा, पहले उसके दिमाग में ये आएगा कि भैया ऐसे ही तो बना है, और जो है यही कहीं है, गिर यहाँ कहीं है, ठीक है। आप ऐसे अगर याद कर लेंगे तो आपको कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक। तो मैपिंग से याद करने की कोशिश करिए। अब यहाँ गुजरात है तो आप समझ जाएंगे तुरंत गुजरात में है। तो आइए समझते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र आपको पूछता है, पारिस्थितिकी तंत्र पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आपको एक एक बार में तो 4-4, 5-5 प्रश्न बन जाते हैं। तो वो सेट करना है एकदम माइंड में, अच्छे से सेट करना है उस चीज को, ठीक है ना। प्रश्न बनते हैं तो उसे सेट करना है, सेट करेंगे तभी आगे आप निकल पाएंगे, ठीक। आहार श्रृंखला से प्रश्न बन जाते हैं, खाद्य श्रृंखला जिसे बोलते हैं हम। पारिस्थितिकी की पिरामिड, ठीक है ना, कौन सा पिरामिड उल्टा बनता है, कौन सा जैव है, कौन सा संख्या पिरामिड है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। एक स्तर से दूसरे उस स्तर में कितनी प्रतिशत ऊर्जा ट्रांसफर होती है, समझ रहे हैं आप। लिंडमैन का नियम जो था वो पूछता है बार बार। जैव विविधता भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे प्रश्न बनता है, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर है, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर है भाई, तो आप बताएंगे सर पश्चिमी घाट पर है, ठीक है ना। अब वहां पर एक और आपको प्रभाव देखने को पड़ता है, यहां सूखा है, इधर बारिश हो रही है, तो आप कौन सा इफेक्ट कहते हैं, कौन सा इफेक्ट कहते हैं, आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे इधर से मानसून आता है, यही रुक जाता है, बारिश नहीं होती है, तो इस प्रभाव को कौन सा प्रभाव कहते हैं, आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा, ठीक है भाई। इसी तरीके के प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक। अब यहां देखिए, पारिस्थितिकी से
कई प्रश्न बनते हैं कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। ठीक, भारत में जैव विविधता व वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, देखिए ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा। जैसे काजीरंगा पूछा है, कई बार पूछ चुका है काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा फेमस है, बहुत बार पूछ चुका है। हंगुल परियोजना कब चलाई गई, ये तो मान लीजिए अभी नीचे आएगा, ठीक है ना, परियोजना से संबंधित अभी जब हम देखेंगे तो वो, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं सारे, बोलना एक भी नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, कौन कहां पर है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो उत्तर प्रदेश का, वो तो और महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके राज्य की परीक्षा है ये। ठीक, आगे बात करें, जैव विविधता से संबंधित सारे सम्मेलन जो होते हैं वो, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संगठन, ठीक है ना, संगठनों को देखना है, और अधिनियम उनके अगर कुछ बने हैं तो उसे भी देखना है। संगठन, बड़े बड़े जो संगठन बने हैं इस चीज के लिए, वो आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत देखने पड़ेंगे। जैसे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है ना, इंटरनेशनल ग्रीन पीस का मुख्यालय कहां पर है, ये पूछा जा चुका है प्रश्न। तो इस तरीके के प्रश्न बनेंगे जिनको एक बार लिस्टिंग कर लिया जाएगा, और कुछ ट्रिक बताऊंगा मैं, उससे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। पर्यावरण प्रदूषण, वाह भाई, जैसे पूछा गया था कि आर्सेनिक के कारण कहां पर सबसे ज्यादा बीमारी फैली थी, ठीक है ना, तो ये आपसे पूछा जा चुका है, तो आप भूलिएगा मत। इटाई इटाई रोग है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये सारी चीजें। जैसे जल प्रदूषण से कौन कौन सा फैलता है, ग्रीन मफलर इफेक्ट पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अगर जो है कहीं पर लाइकेन ज्यादा बन रहे हैं तो कौन सा प्रदूषण होगा। देखिए आपसे मैंने कहा ना, फ्री में डेली क्विज मिल रहा है आपको, आप ऐप पर जाइए, क्विज दीजिए, बहुत से प्रश्न हैं जो वहीं से डिक्टो आपकी परीक्षा में फंसेंगे, तो आप उसको जरूर हल कीजिए। जीव मंडल की बात करें, पारितंत्र की संरचना कैसे होती है, वर्षा, जल धाराएं, देखिए जल धाराएं, मैंने वहां जब आप महासागर पढ़ेंगे ना, मैंने बताया था महासागर में बहुत सी चीजें हैं, महासागरीय गर्त हैं, महासागरीय जल धाराएं हैं, जल धाराओं से प्रश्न बनते हैं भाई। अगर यूपी टेट में नहीं बने तो सुपर टेट में जरूर बन जाते हैं, इसलिए उसको पढ़ना ही पढ़ना है। ग्रीन हाउस प्रभाव है, ओजोन क्षरण, ये तो आपको यहीं पढ़ने को मिल जाएगा। वन एवं वन्य जीव संरक्षण, देखिए भाई परियोजनाएं जो है, आंदोलन जो है, ये पूछता है। जैसे चिपको आंदोलन बार बार पूछता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन पूछता है, ठीक है ना। और इसमें आपसे पूछेगा कि टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया, हंगुल प्रोजेक्ट कब चलाया गया, हाथी परियोजना कब चलाई गई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, सब आपसे पूछेगा नहीं, पूछा गया है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन कुछ आपको नवीकरणीय अनवीकरणीय पूछेगा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो छोटा सा टॉपिक है, कवर कर लिया जाएगा उसी में। वातावरण पर्यावरण से संबंधित सभी दिवस, जैसे जल दिवस है, पृथ्वी दिवस है, गौरैया दिवस है, पर्यावरण दिवस है, ओजोन दिवस है, स्वच्छता दिवस है, ये सब आपसे, जैसे शौचालय वाला था ना, तो ये सारा आपसे पूछा जाएगा, तो एकदम बढ़िया से तैयार करना है। ठीक, ये आपका रहा पर्यावरण का पूरा टॉपिक। अब आता है विज्ञान, साइंस का पार्ट आता है और साइंस के पार्ट में आपने अभी देखा कि कितने प्रश्न बन जाते हैं आपके। साइंस की बात अगर हम करें तो जो आपके प्रश्न देखिए बनते हैं विज्ञान से, 2 प्रश्न एक बार बने तो उसके बाद 7, 8, 5, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे कि यहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, और उसमें भी मैंने आपको बताया कि जीव विज्ञान के ज्यादा होते हैं। सूक्ष्म जीवों के बारे में पूछता है, पादप जगत में, पादप में श्वसन, प्रजनन, हार्मोन्स पूछता है, पादप हार्मोन और मानव हार्मोन दोनों पूछता है, बीज में आवृत बीजी अनावृत बीजी, ठीक है ना, ये पूछता है। पादप के अंग पूछेगा आपसे, पादप से प्राप्त होने वाली औषधियां, जैसे सिंकोना वाला जो है, ठीक है ना, ये सब आपसे पूछता है। अफीम का पूछता है, कहां से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। इसके बाद मानव तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संतुलित आहार है, पोषक तत्वों से कमी होने वाले रोग जो है, ठीक है ना, विटामिन और इनसे होने वाले रोग, रोग एवं रोग वाहक, उनके वाहक कौन कौन से हैं। रसायन विज्ञान से प्रश्न कुछ बने नहीं है खास, ठीक है ना, बस ये है कि किस चीज में कौन सा वर्णक पाया जाता है, या क्या पाया जाता है जिसकी वजह से उसमें ये परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन होता है, ठीक है ना। किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये चीजें आपसे पूछ सकता है। बाकी रसायन विज्ञान से इसमें प्रश्न नहीं बनते, ठीक है ना। दैनिक जीवन में कुछ विज्ञान के प्रयोग, यहाँ से प्रश्न ऐसे कुछ बनते नहीं। अगर आपने ये पढ़ लिया तो सब आपका क्लियर है। तो ये विज्ञान का पार्ट आपका रहा, जिसमें क्या देखा आपने, सब तो जीव विज्ञान का है, ठीक है ना, सब क्या है, सब तो आपका जीव विज्ञान का ही है। ठीक भाई, नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश। देखिए अब उत्तर प्रदेश के बारे में क्या क्या भाई पढ़े, तो सब आप पढ़ डालिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन सब आपको पढ़ना है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो है, पहले इतिहास पूरा आपको पढ़ना है, नामकरण पढ़ना है, राजधानी कैसे कैसे बदली ये पढ़ना है,
उत्तर प्रदेश का राजनीतिक विस्तार किस तरीके से है ये आपको पढ़ना है, सीमा उसकी कहाँ कहाँ से लग रही है ये आपको पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, प्रमुख संस्थान, उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस, ठीक है ना, ये सब आपको एक एक करके पढ़ डालना है, क्योंकि प्रश्न पूछेगा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले पूछता है, सब पूछता है, ठीक है ना। अब इन्हीं देखिए, ये अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो आपका हर जगह काम देगा, सब जगह पे काम देगा। एक मैराथन क्लास अगर बढ़िया ले ली जाएगी तो आपका यूपी कवर हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ छोटा छोटा पार्ट आपका लिया जाए, उसके बाद मैराथन आपका रिवीजन में लिया जाए, तब बढ़िया है, ठीक है ना। अब देखिए अन्य जी के, आप यहाँ पर समझिए, प्रमुख मेले देखिए यहाँ पर दिया है ना, प्रमुख मेले दिया है, बहुत सी चीजें हैं जो इसमें एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़नी है। अब यहाँ टॉपिक मैंने नहीं लिखा है फिलहाल, लेकिन पढ़ना आपको सब पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी जानकारी पढ़नी सब है। जैसे क्या है, वन्य जीव अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो अगर आप इसे छोड़ देंगे तो तैयारी अधूरी रह जाएगी, ठीक है ना। अन्य जीके में क्या क्या पूछता है, प्रमुख मेले हो गए जो भारत के और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बार बार पूछे गए हैं, जैसे जगन्नाथपुरी वाला, ठीक है ना, और पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, ये चीजें पूछी जा चुकी हैं, आप उसे ध्यान में रखें, ठीक है ना। भारत में विश्व में प्रथम क्या है, जैसे भारत में पूछा गया था, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, ये आपके इतिहास का भी प्रश्न है और जीके का भी प्रश्न बन जाता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय पूछता है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना भाई, यहां से प्रश्न बनेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कुछ नाम तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, और उनके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उनके मुख्यालय नहीं याद कर रहे हैं, तो समस्या कहीं ना कहीं आपके लिए बन जाएगी, ठीक है। दिवस, महत्वपूर्ण दिवस आपको याद करने हैं, मेन चीज पर्यावरण से संबंधित हो और उसके अलावा भी आपको याद करने हैं। प्रमुख नृत्य चाहे भारत के हो चाहे उत्तर प्रदेश के हो, वो आपको याद करने हैं। प्रमुख त्योहार चाहे भारत के हो चाहे यूपी के हो, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। इतनी चीजें हैं जो आपको एसएसटी में पढ़ना। अब लग रहा होगा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन जब पढ़ेंगे ना तो लगभग सब मैच करता हुआ एक साथ निपट जाएगा, कुछ उसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, एकदम बढ़िया से आपका हल हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी होगी, अगर हम तैयारी करें तो सर हमारे लिए बेस्ट बुक कौन। तो देखिए भाई, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, मैंने कक्षा 4 और 5 की SCERT, ठीक है ना, इसकी बुक्स मैंने पढ़ाई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए वहां से देख लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, और बेहतर करने के लिए 6 to 8, आप 6 to 8 SCERT की किताब अगर पढ़ पाते हैं तो वो भी बेहतर है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप पढ़िए तो आपके पास अगर लूसेंट है, ठीक है ना, तो आप यहां से निकाल करके चीजों को बढ़िया से बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये किताबें हैं जिनको लेकर के आप अपनी तैयारी को एकदम बेसिक से लेके चल सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आपके पास तमाम संसाधन है जहां से आप चीजों को पढ़ सकते हैं। और अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर भी आपको एक एक क्लास मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना, एक एक चैप्टर वाइज कंटेंट की क्लास मिलेंगी, और पूरी कोशिश है कि आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड हो जाएंगे। चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी क्लास चलती रहेंगी वैसे वैसे वो नोट्स भी आपको अवेलेबल होते रहेंगे सारे, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। जितने हमारे साथी हैं जो नए जुड़े हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों तक शेयर करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें, और स्टडी शाला का आपका अपना ऐप इंस्टॉल करें, जहां पर आपको तमाम टेस्ट और नोट्स, PDF नोट्स सब फ्री में दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। वहीं पर आप जाइए, वहीं पर सबको सब एक एक सिलेबस आपको मिल जाएगा, वो चाहे आयोग का हो चाहे हम लोगों का एनालिसिस किया हुआ सिलेबस हो, सब आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपको काम क्या करना है, वहां देखना है, ऐप पे जाकर के चीजों को देख लेनी है, वहां टेस्ट दे देना है और यहाँ क्लास अटेंड कर लेनी है, ठीक है भाई। तो चलिए, आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।